स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन पर विस्तार के साथ बात करेंगे। विस्तार के साथ बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20। मैं G20 की बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो कि 2023 में भारत में इसकी बैठक होने जा रही है, इसका शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और पहली बार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अमिताभ कांत को G20 बैठक के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। अब ये शेरपा क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, हम इसकी बात करेंगे। G20 अपने आप में एक टॉपिक है, इसको विस्तार देना बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं जो जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकती है उसको आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और ध्यान से इसको समझना। इसके अंदर मैं कुछ शब्द लेकर आऊंगा, उन शब्दों पर गौर करना। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। G20, यदि मैं स्टार्टिंग में ही आपसे कहूं कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि G20 में G का क्या अर्थ है। हो सकता है आपको इस बात के लिए हंसी आ जाए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं हो सकता है उनमें से कई लोग ये जानते भी ना हो। और मान के चलना, यही अनदेखी हमें सिलेक्शन से दूर लेकर जाती है। इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि G20 में G का क्या अर्थ है। ये होता है ग्रुप। मुझे आज भी याद है, एक बार 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जानते होंगे आप। उस टाइम एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, इसमें G है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया था ग्रुप, ग्लोबल, जनरेशन, ऐसे शब्द दिए थे और कई बच्चे गच्चा खा गए थे। इसलिए आप हमारे स्टूडेंट हो, इस प्रकार की अनदेखी, नजरअंदाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 20 देशों का संगठन है, मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम अंतर्देशीय विभिन्न देशों का एक फोरम है, आप कह सकते हो, जिसका उद्देश्य जो है, इसका जो पर्पज है, ये है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित इश्यूज को संबोधित करना है। संबोधित करना है, संबोधित करना मतलब एड्रेस करना है। ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करना है। अब ये कौन कौन से होते हैं, आप कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस पर बात करता है। वित्तीय स्थायित्व बोलते हैं हिंदी में इसको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बात करता है। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर बात करता है। जलवायु परिवर्तन, हिंदी में आप कह सकते हो जलवायु परिवर्तन पर यह बात करता है। एक तरीके से मोटे तौर पर पर्यावरण संरक्षण भी आप कह सकते हो। इसके अलावा यह धारणीय विकास पर बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास पर बात करता है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि हम
इस तरीके से विकास करे, या आप कह सकते हो कि विकास की वह अवधारणा जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाती है। समझे मेरी बात को? जैसे पानी का इस्तेमाल हम इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियां पानी का इस्तेमाल कर सके, ऐसा ना हो कि हम पानी को लुप्त कर दें। इसका मतलब ये होता है हम विकास ऐसा करें कि हम भविष्य के लिए इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को हम बचा सकें। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। आइए अब देखिए, G20 देश है, इनकी जो स्थापना है, स्थापना आप कह सकते हो फॉर्मेशन, स्थापना फॉर्मेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्म्ड हुआ था ये। लेकिन आपको यहां पर एक विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि 2008 भी कई जगह आपको मिल जाएगा। ये यहां 2008 को क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट समिट्स हुए थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनके शिखर, आप सभी शिखर सम्मेलन कह दीजिए, शिखर सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था। ये कैसे कहिए आप कह सकते हो हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट, इनका प्रारंभ हुआ था। शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का मतलब ये होता है जब देश का राष्ट्र अध्यक्ष मतलब हेड भाग लेता है। आप मोटे तौर पर भारत के संबंध में ये कह सकते हो कि जब प्रधानमंत्री भाग लेंगे वो शिखर सम्मेलन होगा। अब यदि हम कहें इसका हेड ऑफिस, मुख्यालय या सचिवालय, तो इसका हेड ऑफिस और सचिवालय नहीं है, ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं ये इस तरीके से, तो इसका हेड ऑफिस या सचिवालय जो है ये नहीं है। अब इसके टोटल सदस्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 20 है। कौन कौन से हैं, कैसे तैयार करने हैं और क्यों तैयार करने हैं, इन सब बात पर मैं चर्चा करूंगा। एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब हम सदस्यों पर बात करेंगे। टोटल सदस्य 20 है, यहां पर 20 सदस्य है टोटल। लेकिन आप ध्यान दें, मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो देश है, कंट्री जो है वो 19 है, टोटल 19 देश है। कौन कौन से हैं, नाम रच बस जाना चाहिए। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी, भारत। विशेष रूप से आपको इन तथ्यों पर गौर करना है। आपके कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस संगठन में भारत शामिल है या किस संगठन में भारत शामिल नहीं है, या भारत किसका सदस्य है, भारत किसका सदस्य नहीं है। ये बात आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखें। भारत इसका सदस्य है, ये क्लियर हो गया है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए। क्लियर? और एक यूरोपियन संघ है, इसको आप ईयू के नाम से ज्यादा जानते हो। ये इसको 20वें नंबर पर रखा गया है, लेकिन वास्तव में आपको मैं बता दूं, ये जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू जो है, ये 27 देशों का संगठन है। ये टोटल 27 देश इसके अंदर आते हैं। पहले इसके अंदर ब्रिटेन आता था, लेकिन आपने नाम सुना होगा ब्रेक्जिट, तो ब्रिटेन इससे अलग हो गया। तो अब इसमें 27 देश है, तो टोटल 27 देशों का ये संगठन है। इसको एक माना गया है, ध्यान रखना। यहां अब कहीं गिनने मत लग जाना 19 ये 27 ये गड़बड़ी हो जाएगी। 20 ही मानते हैं इसको, मतलब इसको एक के बराबर माना गया है। 27 देश इज इक्वल टू 1 मेंबर।
क्लियर हो गया ना? यहां पर ज्यादा ज्ञान मत लड़ाना, नहीं तो गड़बड़ी कर बैठोगे। 27 देशों का संगठन है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल है? 27 है। अब इनको याद रखना है आपने, कैसे याद रखना है अभी बताऊंगा, एक बार राइट डाउन करो इसको। याद कराने का तरीका भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इसके महत्व को बताना चाहूंगा कि आपको ये क्यों याद करने हैं। आइए एक क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये IAS प्री 2020 में आया हुआ है। IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है ये, और क्या पूछ रहा है ये, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, इनमें से कौन सा ग्रुप है, आर ऑल द 4 कंट्री, जिसमें 4 देश मेंबर ऑफ G20। G20 देशों में शामिल जो 4 देशों का ग्रुप है वो कौन सा सही है? आपके सामने है अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कर गए ना गड़बड़ी, ब्राजील, ईरान, कर रहे हैं ना गड़बड़ी, ये देखो, सऊदी अरब, वियतनाम, हालांकि वियतनाम भी नहीं है, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये गड़बड़ी है, और ये ऊपर वाला देखो अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ये सही आंसर है। इसी कारण से आपको कह रहा हूं कि इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हुई सारी बात? नोट करो इसे। अब मैं बात करूंगा कैसे याद करोगे इसे। ये रहा मैप, मैप में फीड करने आपने इसको। आप सोच नहीं पाओगे कितने काम एक साथ हो जाएंगे आपके। दोस्तों मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि कई स्टूडेंट के मुंह से मैंने ये सुना भी है कि ये फालतू के काम होते हैं। कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, वक्त आपको ये काम भी करना सिखा देगा। ये फालतू का काम नहीं है, आप जानते हो। हाल फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आपके वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन आया था? उसमें ये क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी उत्तर दिशा से मिलती है, उत्तर दिशा में बहती है। ये दिशाएं कैसे कर लेंगे बिना मैप के हम? कोई ऊपर से थोड़ी ज्ञान बरसता है, ये मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें याद होता है। नहीं तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आपको ये मलेशिया, ईरान, आप सोचोगे सऊदी अरब से शामिल है तो ईरान भी होना चाहिए, आप सोचोगे ये सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड भी होना चाहिए। ध्यान नहीं रहता इन चीजों का, बहुत गंभीरता से तैयारी करनी पड़ती है इसकी। वक्त लगाओ इसके साथ, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। अब जैसे आपके सामने मैप है तो आप देख लीजिए, जैसे दक्षिण अफ्रीका है तो यहां पे लिख दो दक्षिण अफ्रीका, ये रहा। ये मैप फीड करना है आपने, EU को चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 मान लो। 19 देशों के नाम फीड करो यहां पर, जैसे दक्षिण अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये आपका इंडिया आ गया। सिंपल सी बात है, देखो कितना आसान बनता है। ये चाइना आ गया, ये रशिया आ गया, ये सारी चीज। और चाहिए क्या? ये आपका कनाडा आ गया, ये USA आ गया, ये नीचे मैक्सिको आ गया। पढ़ते हैं ना हम इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं तब करते हैं, एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा आपको। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें कि इसमें आपको ये इस तरीके से सदस्य देशों को याद करना है। एक चीज और ध्यान रखना, यही लिख देता हूं मैं, ये जो है यहां पर, ये स्पेन है, ठीक ना, ये स्पेन है,
इसे गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। देखो ना, यूरोप के मैप में इस पुर्तगाल के पास में स्पेन है ये, ठीक है ना। इसको गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये गैर स्थायी सदस्य है, ठीक है। इसको जो दर्जा दिया गया है वो गैर स्थायी सदस्य का दर्जा है, शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। सदस्य देशों में नहीं आता है, अलग से है। स्पेन, मैड्रिड राजधानी है इसकी, थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसकी राजधानी मैड्रिड है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार तो मैं रोक नहीं पाता। इसका जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल, खूब पूछा जाता है, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग तो कई बार क्या है, जब आपके सामने कोई ऐसे पहलू आ जाते हैं जिनका आपको रिवाइज करने का या करवाने का मन करे तो कर लिया करो। ये क्या होती है, हमारे दिमाग को तरोताजा बनाए रखती है और हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो एक बार आप इसे नोट कर लो और इसको पूरा फुलफिल करना है। मैं कल क्लास में चेक करूंगा, ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं कल क्लास में चेक करूंगा। ये मैप G20 देशों का भरा हुआ होना चाहिए। ऑफलाइन स्टूडेंट ध्यान रखें, कल चेक करूंगा मैं, ये नोट कर लो इसे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पहलू पर, G20 की वैश्विक स्थिति। G20 की वैश्विक स्थिति, इसको आप कह सकते हो ग्लोबल स्टेटस। आंकड़े हैं वैश्विक व्यापार का, देखो इंग्लिश में कहना चाहो तो ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का कितना है G20 में, विश्व व्यापार का G20 में कितना है। वैश्विक निवेश आप कह सकते हो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। वैश्विक जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का कितना भाग रखता है G20। वैश्विक पॉपुलेशन आप कह सकते हो ग्लोबल पॉपुलेशन का कितना भाग रखता है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको बताएंगे कि G20 विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है ये। यदि हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें, वैश्विक व्यापार की बात करें, तो यह 75% रखता है। अब आप सोचिए 75%, वैश्विक व्यापार का G20 75% रखता है। और यदि निवेश की बात करें, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो अकेले G20 में 85% है, ये देखिए। और जीडीपी, ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल जीडीपी की यदि मैं देखें, मतलब एक तरीके से ओवरऑल प्रोडक्शन की हम बात करें, तो ये भी 85% है। मतलब वर्ल्ड में यदि 100 उत्पादन होता है तो 85 जीडीपी G20 देश है, इनमें होता है ये। आप सोचिए 100 यदि प्रोडक्शन हुआ तो 85 प्रोडक्शन इन देशों में ये ले जाएंगे, 15 तो अलग हो जाएंगे। और वैश्विक जनसंख्या का, ग्लोबल पोजीशन का, ग्लोबल पॉपुलेशन का, ये 2/3 भाग है। वैसे भी देख लीजिए इंडिया चाइना दोनों आ गए इसके अंदर, तो इस पे तो कीर्तिमान स्थापित करना ही करना था। क्लियर, नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और, यहां पर आप एक लाइन लिख लीजिए, यह है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। देखो यूएनओ तो अलग पड़ जाता है, हम ग्लोबल इकोनॉमी से जब कोरिलेट करके देखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है इस दृष्टि से ये। चलिए अब देखिए सम्मेलन
सम्मेलन में मैंने देखा है कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजिंग होती है इसके अंदर। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें जो सम्मेलन होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। एक तो सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होता है, ठीक है, और एक जो केंद्रीय बैंक होते हैं जैसे अपने आरबीआई है, उनके गवर्नर का होता है, और एक शिखर सम्मेलन होता है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो शिखर सम्मेलन होता है। आइए, G20 देशों के दो सम्मेलन, देशों में दो सम्मेलन होते हैं ये। एक तो आप कह सकते हो इसको में करो, दो सम्मेलन होते हैं। अभी मैंने कहा ना, G20 देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का सम्मेलन होता है। ये प्रत्येक वर्ष दो बार बैठक करते हैं। मतलब एक साल में दो बार इनकी बैठक होती है, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का यह सम्मेलन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें वित्तीय विनियमन, आप कह सकते हो फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन, राजकोषीय मुद्रा, राजकोषीय, या ऐसे लिखो, राजकोषीय मुद्दे व मुद्रा से संबंधित बात होती है। मोटे तौर पर यदि हम कहें तो फाइनेंस से संबंधित बात होती है इसके अंदर, ऐसे आप कह सकते हैं। ज्यादा ध्यान देने की वैसे आवश्यकता नहीं है। वित्तीय विनियमन, फाइनेंशियल रेगुलेशन, और जो राजकोषीय मुद्दे होते हैं उन पर बात होती है, और मुद्रा, करेंसी से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर ये बात करते हैं। और वैसे भी इनमें क्या होता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बार बैठक होती है एक साल में। G20 देशों के जो वित्त मंत्री हैं, जैसे हमारे निर्मला सीतारमण जी जाएंगे यहाँ पर, और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं तो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर यहाँ पर जाएंगे, और अन्य देशों के आएंगे। वो बैठ के बातचीत करेंगे। किस पर बातचीत करेंगे? फाइनेंशियल रेगुलेशन पर बात करेंगे, वित्तीय विनियमन पर, राजकोषीय मुद्दों पर बात करेंगे, और करेंसी से संबंधित इसमें बातचीत होती है। और जो G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन होता है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेते हैं, और इसमें जो होता है राजनीति, पॉलिटिक्स पर बात होती है। इस पर भ्रष्टाचार, राजनीति हो गया, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हो गए, और इसके अलावा विकास के मुद्दे हो गए, डेवलपमेंट के, व ऊर्जा, एनर्जी से संबंधित मुद्दों पर बात होती है। और ये जो होता है, ये प्रत्येक वर्ष एक बार होता है, प्रत्येक वर्ष में एक बार। यदि कार्यों के आधार पर मैं इसे डिवाइड करूं और मैं इसे कहूं, तो आपको सही मायने में यदि मैं दो शब्द दूं, G20 देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों का जो गवर्नर का सम्मेलन होता है, इसको तो कहते हैं फाइनेंस ट्रैक। मैंने अभी आपको कहा था ना, वित्त से संबंधित है, फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं।
और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं शेरपा ट्रेक। ठीक है ना, शेरपा, मैं शब्द लेकर आऊंगा, करूंगा बात इसकी। शेरपा ट्रेक होता है। तो ये दो शब्द आप ध्यान रखना, ये G20 के कार्य है जिनको दो ट्रैक में विभाजित किया गया है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो G20 के कार्य के दो ट्रैक। ठीक है, दो ट्रैक होते हैं, एक शेरपा ट्रैक है, एक फाइनेंस ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक में ये आता है और शेरपा ट्रैक में ये आता है। शेरपा ट्रैक में राजनीतिक मुद्दों पर बात होती है, विकास पर बात होती है, ऊर्जा पर बात होती है, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामले हैं उन पर बात होती है। जबकि जो फाइनेंस ट्रैक होता है उस पर वित्तीय विनियमन से संबंधित बात होती है, मुद्रा से संबंधित बात होती है, और इसके अलावा राजकोषीय मुद्दे वो उठाए जाते हैं। इसमें वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर वो भाग लेते हैं, और इसके अंदर जो है शेरपा ट्रैक में प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये है सारी कहानी। मेरी उम्मीद है कि आप फिर मेरी इस बात को समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। एक बार आप इसे नोट कर लो। अब मैं G20 शिखर सम्मेलन पर मैं बात करूंगा। आपके सामने मैंने हेडिंग भी यही लिखी है, G20 देशों के शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन पहले ही बता चुका हूं, जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहने की आवश्यकता नहीं है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बन भी रहे हैं। सबसे पहला जो हुआ था ये अमेरिका में हुआ था, यूएसए में। मैंने दूसरा भी लिख दिया है, हालांकि इतनी खास बात नहीं है। ब्रिटेन में हुआ था, यूके में। यहां पर आप गौर करें, थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है सुमेलित कराने वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है। आप जानते हो बहुत क्वेश्चन आते हैं सुमेलित कराने वाले। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन होने लग गए, एक तो कथन सत्य असत्य का, एक सुमेलित कराने वाला। वीडियो मेंस का पेपर हुआ है, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप देखिए उसको। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सुमेलित कराने वाले। सुमेलित कराने का मतलब ये होता है कम से कम 4 क्वेश्चन आपसे एक साथ पूछ लेता है। इसी तरीके से कथन सत्य असत्य भी 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता है आपसे। ये है, आजकल इनकी भरमार बहुत ज्यादा है। इसका आंसर हो सकता है, अब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है पहली बार, तो हो सकता है कि पिछले 2-3 और आगे के जो सम्मेलन है इनको मिलाकर एक सुमेलन वाला क्वेश्चन बना दे, सुमेलित करवा दे। नहीं तो ऐसे कह दे कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 14वां शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में जापान के अंदर। ठीक है, 15वां हुआ 2020 में सऊदी अरब के अंदर। 16वां हुआ 2021 इटली के अंदर। कम से कम 2021 से तो ध्यान रखो, ठीक है। 2021 में हुआ इटली के अंदर। 2022 में होगा इंडोनेशिया में, अभी हुआ नहीं है, नवंबर 2022 में होगा। हमें तब और बात करनी पड़ेगी इसकी। समझ में आई बात सारी? तो नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा ये। एक बार नोट करो, नोट कर लो इसको। अब देखिए, देखो ये है 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 इंडोनेशिया। 18वां शिखर सम्मेलन 18वां ये होगा 2023 में। 2023 में होगा और इसकी मेजबानी करेगा भारत। अभी तक जो हमारे पास न्यूज है इसका आयोजन होगा J&K में, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होगा। लेकिन आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल पे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि चाइना और पाकिस्तान इसका विरोध कर रहे हैं कि J&K में क्यों आयोजित करवाया जा रहा है। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। फिलहाल हमारे पास यही है कि J&K में इसका आयोजन होगा और बाकायदा इसके लिए भारत ने शेरपा नियुक्त कर दिया है। शेरपा,
लिख दीजिए क्या तैयारियां की है कि इस बैठक के लिए, सम्मेलन भी कह सकते हो, के लिए भारत के शेरपा ये नियुक्त किए गए हैं। ये बने हैं अमिताभ कांत, ध्यान रखना। नीति आयोग के पूर्व सीईओ है ये। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वर अय्यर, बताया था ना आपको। तो परमेश्वर अय्यर ने इन्हीं का स्थान लिया है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अमिताभ कांत है, मतलब इससे पहले कौन थे भारत के शेरपा? तो इससे पहले जो भारत के शेरपा थे वो पीयूष गोयल थे। इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, पीयूष गोयल का स्थान लिया है। देखिए, अब मैं बात करना चाहूंगा शेरपा के लिए। ये शेरपा क्या होता है? शेरपा क्या होता है? देखिए, आयोजन को लेकर जो देश के अंदर सारी एजेंसियां होती है और विदेशी एजेंसियां होती है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है उसे हम शेरपा कहते हैं। लिख दीजिए, देश के अंदर सभी एजेंसियों व विदेशी एजेंसियों के मध्य समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, बैठाने का काम करता है ये। ठीक है, मेनली काम इसका ये होता है। सभी एजेंसियां और मतलब अपने देश के अंदर की जो एजेंसियां थी, इनके बीच में ये समन्वय, सामंजस्य बिठाने का ये काम करता है। और इसके बारे में आप ये भी कह सकते हो कि व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है किसी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि। व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। वैसे आपको बता दूं, ये जो शेरपा शब्द है ये नेपाल से लिया गया है। नेपाल से लिया गया है। ठीक है, देखिए, नेपाल में शेरपा जो पर्वतारोहियों के लिए जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनके लिए गाइड का जो काम करता है उसे शेरपा कहते हैं। मैं चाहूंगा एक पॉइंट लिख लो आप। नेपाल में पर्वतारोहियों के गाइड को शेरपा कहते हैं। शेरपा कहता हूं। इसी से आप इसके कार्य का भी अंदाजा लग गया होगा आपको भी, ये गाइड करता है, इसको जिम्मेदारी दी गई है। क्लियर? तो ये शेरपा होता है। अमिताभ कांत इसके शेरपा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। नीति आयोग के पूर्व सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वर्तमान में ये बदल चुके हैं, परमेश्वर अय्यर है, वो नए बने हैं जो ये। और यहां पर यदि आपसे कह दे कि अमिताभ कांत ने किन का स्थान लिया है, तो पीयूष गोयल का स्थान लिया है। एक बार आप इसे नोट कर लो।
एक बात और ध्यान रखना, ये जो इंडोनेशिया में बैठक होगी ना, ये बाली नामक स्थान पर होगी, ठीक है ना। स्थान का नाम ध्यान रखना, कई बार क्या स्थान पूछ लेते हैं। तो 2022 में जो इंडोनेशिया में G20 देशों की बैठक होगी वो बाली के अंदर होगी, नोट कर लो इसे आप। यहां पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, भारत की अध्यक्षता कब तक रहेगी, कब तक होगी, ध्यान रखना। ये भारत की अध्यक्षता कब तक होगी, इंपॉर्टेंट लाइन है ये रहेगी 1 दिसंबर, ध्यान रखना, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लेना इसको। भारत की अध्यक्षता जो रहेगी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी, ध्यान रखना ये, क्योंकि आगे एक पॉइंट और आएगा। और एक चीज और बता दूं, 19वां शिखर सम्मेलन जो होगा 2024 में होगा, और इसके लिए जो चुना गया है ब्राजील। एक ये पॉइंट याद रखना, गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है ना। 70वां इंडोनेशिया में 2022 में, 18वां 2023 भारत में, 19वां 2024 में ब्राजील के अंदर होगा। एक बार आप इसे नोट करो। अब मैं एक शब्द लेकर आया हूं, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। आपके सामने एक शब्द दिखाई दे रहा है, ट्रोइका। ट्रोइका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ट्रोइका, हिंदी में लिखना चाहते हो ट्रोइका। अब आप देखिए ट्रोइका क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, जब कोई देश G20 देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, जैसे भारत कर रहा है, इंडोनेशिया 2022 वाले की कर रहा है, 2024 में ब्राजील करेगा, वैसे अध्यक्षता करता है तो वह अपने पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश, मतलब पीछे वाला, ठीक है ना। इससे पहले किसने अध्यक्षता की थी, पिछले वाले देश, पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश वह अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करके काम करता है, मतलब उन दो को साथ लेकर चलता है, कोऑर्डिनेट करके चलता है उनको। इस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रोइका कहते हैं। आइए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो ट्रोइका है इसमें भारत कब तक रहेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रोइका का हिस्सा भारत कब तक रहेगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, आपके सामने सम्मेलन है 2021 में इटली, इधर लिख देते हैं 2021 में इटली मेजबानी कर रहा है G20 देशों की, ये की इसने 2021 में इटली ने की। 2022 में कौन कर रहा है, इंडोनेशिया।
2023 में कौन कर रहा है? भारत। 2024 में कौन करेगा? ब्राजील। ध्यान से समझना मेरी बात को, गड़बड़ी मत कर देना। अब देखो 2022 में जब इंडोनेशिया करेगा, ठीक है, अध्यक्षता कर रहा है 2022 में ये, तो आप देखो जब कोई देश G20 देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है तो वह पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश मतलब इंडोनेशिया, इटली के साथ समन्वय स्थापित करेगा, कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा। क्लियर? और अगले वर्ष के अध्यक्ष देश, अगला वर्ष कौन है? भारत, इसके साथ समन्वय स्थापित करेगा। मतलब यहां पर एक ट्रोइका बन गया, बढ़ गया ना ट्रोइका। इंडोनेशिया के लिए तो ये 3 देशों का ट्रोइका तो होता है जिसमें आयोजन हो रहा है, इससे पहले का और बाद का, तो ये ट्रोइका बन गया। अब आगे आइए, अब जब 2023 में भारत करेगा तो भारत क्या करेगा? इंडोनेशिया से कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा, समन्वय स्थापित करेगा और ब्राजील से समन्वय स्थापित करेगा, तब भी ये ट्रोइका में शामिल रहेगा। हो गया ना? तो अब मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है कि ट्रोइका का हिस्सा भारत कब से कब तक रहेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2024 तक, क्या मैं ये कह सकता हूं? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2024 तक भारत ट्रोइका का हिस्सा रहेगा। ट्रोइका क्या है ये बता चुका हूं। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रोइका का हिस्सा भारत कब तक रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2024 तक। लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले कि भारत की अध्यक्षता कब तक होगी, तो ये होगी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। समझे मेरी बात को? ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको गच्चा खिलाने की पूरी ताकत रखते हैं। देखिए, भारत में आयोजित हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ये, तो अंदरूनी बातों को बहुत गंभीरता से पढ़ना है, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आएंगे उनके साथ टक्कर ले पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। शब्द देखो कैसे बदल जाते हैं, तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज मैंने G20 देशों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। अभी नवंबर में जब बैठक होगी तो इस संबंध में और भी बातें हमारे सामने आएगी। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, इसके अलावा न्यूज़ चैनल ध्यान में रखें। जो भी गतिविधियां इस संबंध में आती है उसे नोट करते रहें। मैं तो देखिए करवाता ही रहूँगा, लेकिन आप भी इस दिशा में अग्रसर रहें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।